खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में और हमारे साथ हमारी आज की एक्सपर्ट है डॉक्टर उषा दत्ता। डॉक्टर, सबसे पहले तो जैसे हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, तो ये इन बाउल की इन्फ्लेमेशन कैसे होती है उसके बारे में बताइए। ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ आंतों के इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। ये भारत में पहले इतना होता नहीं था, आजकल बहुत ज़्यादा होने लग गया है और आंत में इसमें जख्म होने के वजह से दस्त हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है और खून आने लगता है। तो काफ़ी बार हम ओपीडी में देखते हैं मरीजों को जिनको खूनी दस्त होती है और ये बीमारी अभी हाल में बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों का रहन सहन बदल गया है। वो जंक फूड ज़्यादा हो गई है और स्ट्रेस लेवल्स भी ज़्यादा हो गई है, इस वजह से ये वाली बीमारी ज़्यादा नज़र आने लगी है। तो जो हमारे आंत में जख्म हो जाता है उसे ही हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल, जो इन्फ्लेमेशन होती है बाउल की। तो अब हम जान गए हैं कि इन्फ्लेमेशन बाउल की क्या होती है, तो अब हम जानते हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होते क्या हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज दो तरीके के होते हैं, उसको कहते हैं हम अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसका मतलब है बड़ी आंत में, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन में जब जख्म हो जाती है और खूनी दस्त आती है तो हम उसको कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। इस कंडीशन में आमतौर पे कोई खास दर्द नहीं होता है पेट में, सिर्फ खूनी दस्त आती रहती है और दिन में 6-7 बार खूनी दस्त आती है। कभी कभी मरीज सीरियस हो जाते हैं और दवाई देने पे फिर कंट्रोल में आ जाती है बीमारी। दूसरी तरीके की होती है क्रोन्स डिजीज। इस क्रोन्स डिजीज में छोटी आंत में ज्यादा जख्म होता है, बड़ी आंत में भी होता है, लेकिन क्रोन्स डिजीज में दस्त होती है और जो हम खाना खाते हैं वो हम पचा नहीं पाते हैं। इस वजह से वजन भी कम होने लग जाता है, भूख भी कम लगती है और इसके साथ साथ मरीजों को दस्त होती है और खून भी कभी कभी आ सकता है। क्रोन्स डिजीज में बड़ी आंत भी अफेक्ट हो सकती है, लेकिन आमतौर पे छोटी आंत का लास्ट हिस्सा जो कहते हैं टर्मिनल आइलियम, उसमें सबसे ज्यादा जख्म होता है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के बारे में, और दो तरीके की होती है जिसमें हमें मेनली दस्त हो सकते हैं, खूनी दस्त हो सकते हैं और जैसे कि डॉक्टर ने बताया हमें वजन भी कम हो सकता है। इसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता होगा, तो इसके कारण के बारे में बताइए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण है हमारी रहन सहन, जिसमें हमारी डाइट, हमारा स्ट्रेस लेवल्स और हमारे खाना पीने का तरीका, ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती है तो आंत सबसे पहले दुखी हो जाता है हमसे। आमतौर पे जो खाना हम पहले जैसे रूरल एरियाज में लोग नेचुरल खाना खाते हैं, हाई फाइबर खाना खाते हैं, स्वादिष्ट पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे जैसे अर्बन लाइफस्टाइल में हम आते हैं हमारे खाने पीने का टाइमिंग भी गड़बड़ हो जाता है। दूसरी बात है कि बाहर का खाना खाते हैं, उसका तेल अलग होता है, उसमें न्यूट्रिशन कम होती है और फास्ट फूड ज़्यादा हो जाता है, जंक फूड ज़्यादा हो जाता है, मैदा बेस्ड फूड जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, आपके ये सारे मैदे की बने हुए चीज़ें जो है वो सारी जाके आंत में हमारे अंदर के संतुलन को धीरे धीरे बिगाड़ देती है। दूसरी बात है कि जब हम बाहर का खाना खाते हैं उसमें हाइजीन लेवल भी बहुत कम होता है, जो छोटे मोटे बैक्टीरिया हमारे सिस्टम के अंदर जाके धीरे धीरे अलग अलग तरीके के जख्म कर देते हैं और कभी ये बैक्टीरिया अंदर बस जाता है तो हमारा अंदर का संतुलन बिगाड़ देता है। तो स्वादिष्ट खाना खाने के चक्कर में हम अपने आप के आंत को हम खराब कर लेते हैं। तीसरी बात है ये जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं खाने में, वो हमारे अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया की जो लाइनिंग है उसको जाके उस बैक्टीरिया को मार देती है ये प्रिजर्वेटिव। इसके वजह से हमारी जो अंदर की शील्ड है, जैसे कवच है अंदर की अच्छी बैक्टीरिया की, जो हमें आमतौर पे हमारे माँओं से मिली होती है, जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं तो उनके अंदर की जो कवच है वो हमारी अंदर की कवच बन जाती है। वो कवच को बिगाड़ती है जंक फूड, वो कवच को बिगाड़ती है बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, वो कवच को बिगाड़ती है हमारी ये प्रिजर्व्ड वाला फूड
और हमारे जो जंक फूड और जो होटलों में खाना मिलता है, ये सारी चीज़ें जब उस कवच को बिगाड़ती है तब हमारे आंत बाहर के दुनिया के साथ इट स्टार्ट्स इंटरैक्ट। तो बाहर के खाने में पेस्टिसाइड्स, बाकी सारी चीज़ों हमारे अंदर एंटर करती है, बैक्टीरिया एंटर करती है और क्रॉनिकली जख्म करती है। ये जख्म जब सेट हो जाता है तो उसको हम इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज कहते हैं और फिर ये वाले मरीजों को जैसे मैंने बताया पेट में दर्द, दस्त और खून आ सकता है। तो जो हमारी चेंज होती लाइफस्टाइल है, इतनी तेज़ी से हमारी लाइफ चल रही है, हम सोचते हैं पैक्ड फूड खा लें, प्रोसेस्ड फूड खा लें, तो उस वजह से ये डिजीज़ बढ़ रहा है भारत में, जैसा आपने बताया। तो जैसे हमने बोला कि ये इतना कॉमन नहीं था, अब कॉमन हो गया है, तो कितना ज़्यादा कॉमन है? और अगर हम लड़कों और लड़कियों का रेशियो देखें तो किस में ज़्यादा होता है ये वाले जो बीमारी है ये लड़कों और लड़कियों में दोनों में होता है। और हाल में देखा गया है क्योंकि लोग जैसे आपने बताया ना ये बढ़ता जा रहा है, ये इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि आम आदमी में स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गए हैं। अचीव बहुत हम करना चाहते हैं लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी उतनी ही कर पाएगी जितना हम कर सकते हैं। तो हम उसको पुश करते रहें ज़रूरत से ज़्यादा, तब वो कभी जैसे एक कार ब्रेक डाउन करती है, ये वाला हमारा सिस्टम भी ब्रेक डाउन हो जाता है। फल फ्रूट ज़्यादा खाने से हमारी इम्यूनिटी बनी रहती है, फाइबर बनी रहती है, न्यूट्रिशन मिलती है, विटामिन्स मिलती है, वो आमतौर पे हम खाते नहीं हैं। और जैसे जैसे हॉस्टलों में आते हैं, ये बाहर का खाना खाते हैं, उससे बहुत पेशेंट्स हम देखते हैं बहुत ही कम उम्र के 20 साल के 25 साल के जो हॉस्टल में शिफ्ट करते हैं, तब ये जाके ये बीमारी शुरू होने लग जाती है। आमतौर पे घर का खाना जो खाते रहे हैं उससे ये बीमारी कम रहती है। तो कॉमन है ये लड़कों और लड़कियों में किसी को हो सकता है, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप घर का खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ तो आप स्वस्थ रहोगे। और अगर आप आज की ज़िंदगी की तरह चलोगे, तेज तेज दौड़ोगे और अपने खाने का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको ये बीमारी हो सकती है। तो अब हम जानते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। इसके लक्षण जैसे मैंने आपको पहले बताया, आंत में जब जख्म होती है तो दर्द हो सकती है, खाना खाने के बाद एकदम दर्द उठना, फिर बैठ जाएगा दर्द। और जब वॉशरूम जाना होता है उसके एकदम पहले कभी दर्द उठ सकता है, जो वॉशरूम जाने के बाद दर्द कम हो सकती है। दूसरी तरीके का प्रॉब्लम होता है दस्त। खाना खाया वो पचता नहीं है, वो दस्त के रूप में निकल जाता है। कभी फटा फटा सा स्टूल्स आ जाते हैं, कभी म्यूकस आता है, खून आता है। ये सारे लक्षण हैं इस बीमारी के। और इसके साथ किसी किसी को भूख कम लगने लग जाती है, वजन कम हो सकती है। आमतौर पे बुखार जैसी चीज़ें नहीं होती है इसमें। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, इसके लक्षण हो सकते हैं कि आपको कभी भी खून आ सकता है, जैसे डॉक्टर ने बताया इंटेस्टाइन में, या कभी भी दर्द हो, कभी भी खून आ सकता है जब आप वॉशरूम के लिए गए हैं, या आपको इंटेस्टाइन में दर्द हो सकता है। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि बुखार नहीं होता, इतना वो नहीं है, पर वजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो डॉक्टर, इसके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स कौन सी है, कॉम्प्लिकेशंस कौन सी है इस बीमारी की? इसमें जब खूनी दस्त होते रहते हैं तो ऑब्वियसली खून की कमी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है, B12 डेफिशिएंसी हो जाता है, शरीर में काम करने की इच्छा कम हो जाती है, फिटीग रहता है सारा टाइम पे। दूसरी बात ये इसमें होती है कि खाना पचता नहीं है, तो फिर खाना लोग कम खाने लगते हैं, तो शरीर की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है। और तीसरी बात है, जब छोटी आंत में ये इन्वॉल्व करता है तो फिर वहाँ B12, विटामिन D, विटामिन A, इसकी सारी अब्जॉर्प्शन होती है उस जगह से, ये सारी पदार्थें कम हो जाती है, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस के अलावा जब आंत में ये बहुत ज़्यादा जख्म कर देता है तो आंत फट भी सकता है, आंत दूसरे आंत के साथ जुड़ भी सकता है, और ये टट्टी के रास्ते छोटे छोटे फिस्चुलास बनते हैं, और फिस्चुलास से स्टूल आंत के ओपनिंग के अलावा बाकी जगह से भी बाहर आ सकती है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों को कब्ज़ रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहती है। कब्ज़ के लिए जब स्ट्रेन करते हैं तब थोड़ी सी खून आती है, वो आमतौर पे पाइल्स की बीमारी होती है। लेकिन बार बार खून आए या आपको लगे कि ये दस्त पतली टट्टी के साथ भी खून आए, तो आमतौर पे वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का लक्षण है। कभी भी आंत में से खून आए स्टूल के रास्ते में तो जरूर डॉक्टर को जांच करवाना है, वो भी अच्छे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ किसी अस्पताल में जांच अपना करवाना जरूरी है।
तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, ये बहुत ही इतनी नॉर्मल बीमारी नहीं है, पूरा इम्यून सिस्टम बिगड़ सकता है इस बीमारी से। तो डॉक्टर, अगर जो आपने लक्षण हमने भी बात की ब्रेक पे जाने से पहले, तो उसके डायग्नोस कैसे करते हैं डॉक्टर? इसकी डायग्नोसिस बड़ी सरल है। जब हम पेशेंट को देखते हैं ऐसे तकलीफ के साथ, हमारे पास एक दूरबीन होता है, उसको कहते हैं हम एंडोस्कोप। एंडोस्कोप करीबन 1 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। उसके आगे लाइट होती है और लेंस होती है, और उसके ज़रिए हम हल्का सा हवा, आगे उसका एक चैनल है, उससे हवा डालते हुए हम आगे नीचे से ऊपर तक जाके देखते हैं कहाँ कहाँ जख्म है, किस तरीके का जख्म है, और छोटे टुकड़ा लेके, आंत का टुकड़ा लेके उसको बायोप्सी करके उसको हम डायग्नोस करते हैं। ये बड़ा सिंपल तरीका है, लेकिन इसमें यंग लड़का हो या लड़की हो, इसमें कभी डॉक्टर से बिना शर्माए ये वाला जांच करवा लेना चाहिए, रादर देन अलाउ दिस डिजीज टू फ्लेयर अप टू सच एन एक्सटेंट कि आपको फिर बीमारी को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ये बहुत जरूरी है कि यंग लोगों में जब ये बीमारी होती है, काफी सीरियस भी हो सकता है ये वाला बीमारी, एंड फर्स्ट टाइम भी ये सीरियस हो सकता है। तो इसके लिए बड़ा ध्यान रखना है कि इग्नोर नहीं करना है अपने सिम्टम्स को। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, बहुत सिंपल तरीका है इसको डायग्नोस करने का। अगर आपको कोई भी लक्षण लगते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के, तो डॉक्टर के पास जाइए और दिखाइए। तो डॉक्टर इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बताइए, कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है? इसका ट्रीटमेंट सिंपल है, लेकिन ये कोई तजुर्बे वाले डॉक्टर ही करे, इसीलिए हमने पीजीआई में आईबीडी क्लिनिक खोला हुआ है, ताकि इस बीमारी के लिए स्पेशली डॉक्टर जिनको जानकारी है इस चीज़ के बारे में, सोच समझ के इसकी इलाज करें। इसकी इलाज पहले 2-3 महीने में बीमारी को हम सेटल कर सकते हैं, उसके बाद सिर्फ रेगुलर फॉलोअप करते रहना है। लेकिन जो मरीज आता है 1-2 महीना इलाज करता है, फिर नहीं आता है, तो फिर वो बीमारी वापस उभर के आ सकती है। सो सबसे ज़रूरी ये है कि इसकी सिंपल ट्रीटमेंट किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके करवाएं। तो सबसे पहले कोलोनोस्कोपी होती है, उसके बाद हम दवाई शुरू करते हैं। मेसेलामीन करके एक दवाई है, जिसको हम मुंह से भी दे सकते हैं, नीचे एनिमा के तरीके से भी दे सकते हैं, ताकि जख्म में को भरने लग जाएगा। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि इनको यूजुअली विटामिन सप्लीमेंटेशन चाहिए, जैसे फोलिक एसिड है, B12 है, आयरन है, ये सारी चीज़ों की सप्लीमेंटेशन चाहिए होती है। विटामिन डी की कमी होने से भी ये बीमारी बढ़ जाती है, तो इसीलिए हमें विटामिन डी की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंट्रोल इससे नहीं आता है बीमारी, तो हमें स्टीरॉइड्स तक यूज़ करना पड़ता है। स्टीरॉइड्स भी कामयाब ना रहे तो बहुत ही महंगी दवाइयाँ हैं बायोलॉजिकल्स कह के, और ये हर एक इंजेक्शन 50,000 की आती है, तो ये बड़ी सीरियस मामले में चली जाती है। उससे भी कंट्रोल नहीं होती है तो ऑपरेशन करके आंत को निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि इस बीमारी के लक्षण शुरू होते ही डॉक्टर को सही तरीके से दिखाएं, ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े। आगे बढ़ जाए तो फिर इसको इलाज करने में हमें भी बहुत परेशानी होती है। तो दोस्तों, ध्यान रखिए कि आपकी बीमारी पहले ही डायग्नोस हो जाए और पहले ही आप इसका सही ढंग से इलाज करा लीजिए, और पूरा इलाज कराइए। जैसे डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ लोग बहुत जल्दी 2-3 हफ्तों के बाद छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें बाद में ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से अपना कोर्स पूरा करें और इलाज कराएं। तो डॉक्टर कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अगर हम पहले इस चीज़ को प्रिवेंट कर लें तो हमें ज़रूरत ही ना पड़े ऐसे इलाज की, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सही कहा आपने, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड डाइट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रिवेंशन। सो फर्स्ट थिंग आई वुड से इज टेक अ लॉट ऑफ फ्रूट्स, take a lot of fibers, take a lot of fluids, and take food at the right time. And if the food is taken at the right time and digested well by your system, you won't have half the illnesses. That is the first thing. Second is that the food should be safe. That means it should be good quality, it should be nutritious, it should be free from unnecessary bacteria and chemical contamination. It should have very very low amount of preservative. जितना natural food खाओगे, जितना organic food खाओगे, जितना whole wheat, whole fiber वाले खाना खाओगे, ये बीमारियाँ नहीं आएगी। इसके अलावा थर्ड चीज़ है फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ज़रूरी है। ये इससे आंत का भी संतुलन बना रहता है। चौथी चीज़ जो ज़रूरी है वो है स्ट्रेस को कम रखना। इसीलिए योगा, मेडिटेशन,
और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ताकि आपकी माइंड शांत होगी तो आंत अपने आप शांत हो जाएगा। माइंड और आंत के बीच में बहुत ही टाइट न्यूरल कनेक्शंस है। माइंड स्ट्रेस होगा, आंत स्ट्रेस होगा, तो आंत स्ट्रेस होगा तो दोबारा माइंड स्ट्रेस होगा। तो इस साइकिल को हमें समझना चाहिए और इसको कंट्रोल करने का दो ही तरीका है, माइंड को रिलैक्स करो और डाइट सही तरीके से खाओ। तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया, अगर हमारी डाइट जितनी ऑर्गेनिक होएगी, जितनी होल व्हीट होएगी, अवॉइड करें हम पैक्ड फूड को, जितने भी हमारे प्रोसेस्ड फूड है, तो उतना ही अच्छा रहेगा और हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा। अगर हम योगा करेंगे तो भी उतना ही अच्छा रहेगा। तो हमने अभी बात की इसकी प्रिवेंशन में, डाइट की बात की, योगा की बात की। तो अब हम जानते हैं कि क्योंकि डाइजेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है बीमारी, जब हमें जो दस्त भी आपने बताया कि खूनी दस्त भी हो सकते हैं, तो एक आइडियल डाइट, मैं चाहती हूँ आप डाइट पे थोड़ा डिटेल पे बताएं कि आइडियल डाइट क्या है कि ये बीमारी को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट कर सकें, अवॉइड कर सकें। सबसे ज़रूरी है आइडियल डाइट में, सबसे पहले ये है कि आप टाइम पे खाना खाएं। जब भूख लगे उस टाइम पे आपको पता है आपके शरीर को कितने बजे खाना की ज़रूरत है, उस टाइम पे ज़रूर आप उसको सही खाना दें, पहली बात है। दूसरी बात है, एक बॉडी को भी एक रूटीन चाहिए। तो हर एक दिन हम अलग अलग टाइमिंग पे चीज़ें करते हैं तो हमारा शरीर कंफ्यूज हो जाता है। तीसरी बात है कि जो खाना खाया उसके बाद आपको लगता है शरीर भारी लगता है या दस्त हो जाती है या पेट में दर्द हो जाता है या अस्वस्थी लगती है, तो उसका मतलब है कि वो खाना सही नहीं था, तो दोबारा जाके वो खाना ना खाएं। हर एक की शरीर अलग है, हो सकती है आपके दोस्त को वो चीज़ पच जाती है लेकिन आपको नहीं पचती है, तो आप अपने हिसाब से, अपने सोच समझ से अपना खाना चूज करके खाएं। पांचवी बात यह है कि फल फ्रूट जितना आप खाओगे उतनी अच्छी बात है, और फल फ्रूट को अच्छी तरह धो के खाएं ताकि उसके ऊपर जो पेस्टिसाइड्स है वो सारी निकल जाए। जितना हम ऑर्गेनिक खा सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन ऑर्गेनिक महंगी आती है तो मुश्किल होता है हर एक को। ज़रूरत नहीं है कि हम ऑर्गेनिक ही खाएं, लेकिन जो खाते हैं उसको ताज़ा धो के खाएं। इसके अलावा एक मुट्ठी नट्स रोज खाएं, कोई भी नट्स हो तो अच्छी बात है आपके लिए, जैसे बादाम है, अखरोट है, किशमिश है और खजूर है, ये सारी चीज़ें अच्छी है। आप हॉस्टल में भी रहते हो तो एक डब्बा में आप रख के खा सकते हैं ये चीज़ें। रोड साइड रेडी मार्केट में ये जो आप खाना खाते हैं जल्दीबाजी में दोस्तों से बातें करते करते, वो हमारे शरीर में शक्ति की तरह नहीं जाती है, वो हमारे संतुलन को खराब करती है। वो जितना आप कम खाएंगे वो उतना आपके लिए अच्छा है। कभी खा लिया महीने में एक बार दो बार तो ठीक है, लेकिन हर एक बार हमें सोचना है कि जीभ के लिए ना खाएं, शरीर के लिए खाएं। तो जीभ तो हमारे पूरे शरीर का 1% का हिस्सा है, तो उसके लिए हम खाएंगे तो हमारा शरीर 99% वाला हिस्सा को हम एनर्जी नहीं दे पाएंगे। तो ये आमतौर पे यंगर जनरेशन ये गलती कर बैठते हैं और दूसरों को, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए ये बाहर खाते रहते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर ने बहुत अच्छी बात बताई, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं हमारा टेस्ट सेटिस्फाई हो जाए और अपने शरीर के बारे में नहीं सोचते। तो बहुत ज़रूरी है, अगर हमारे शरीर में एनर्जी रहेगी तभी हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम आगे और काम कर सकेंगे, सक्सेसफुल हो सकेंगे। तो डॉक्टर जाते जाते एक फाइनल मैसेज हमारे लिसनर्स के लिए। मैं ये कहूँगी कि आपका शरीर आपके हाथ में है। आप कपड़े एक ख़राब हो जाएगी तो दूसरा कपड़ा दुकान से लेके आ सकते हो, लेकिन शरीर ख़राब होगी तो दूसरा शरीर दुकान में नहीं मिलता है। तो जो शरीर भगवान ने दिया है उसको आप स्वस्थ रखना आपका पहला कर्तव्य है। आप पढ़े वो तो ज़रूरी है, वो तो करना ही है, हमें काम भी हमें करना ही है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना आपका पहला फ़र्ज़ है अपने शरीर के तरफ और भगवान के तरफ। तो दोस्तों, ये तो थी डॉक्टर उषा दत्ता, जो पीजीआई के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर है, जो कि 27 सालों से इस प्रोफेशन में है। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने इतने कीमती टाइम टेबल में से हमारे लिए समय निकाल के आई और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी और इतनी यूजफुल जानकारी दी। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर।